Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 19th of February 2019. तो 19 फरवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. Before we start, these are the questions for you today. The first question is Cobra Gold is a military exercise between. तो Cobra Gold military exercise इनमें से किसके बीच की है? ऑप्शंस आर USA रशिया A, B जापान रशिया, C रशिया एंड चाइना या D नन ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेला पास इज लोकेटेड इन. तो सेला पास इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए जम्मू कश्मीर, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 3 इज कटलास एक्सप्रेस नेवल एक्सरसाइज इज एसोसिएटेड विद. तो कटलास एक्सप्रेस नेवल एक्सरसाइज इनमें से किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या option D none of the above. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. ना फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट. अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नॉइस प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मुझे खुद लग रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा. कल से जहाँ तक है ज़्यादा कॉन्ड्यूसिव कंडीशंस रहेंगी तो वी विल बी मेकिंग द वीडियोज़ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस फ्रेंड्स. न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग कुलभूषण जाधव केस. तो कुलभूषण जाधव का केस आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे चल रहा है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड में है. वहाँ पे टोटल 15 जजेस रहते हैं, जहाँ पे उनका टर्म रहता है वो 9 ईयर्स का रहता है, 9 सालों का रहता है. और अभी इंडिया की तरफ से अगर कोई जज गया था तो वो कौन गया था वहाँ पे? दलवीर भंडारी वहाँ पे थे, दलवीर भंडारी. तो ये सारी चीज़ें आपको फैक्ट्स याद रखने हैं. तो दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस न्यूज़ में, वो है वियना कन्वेंशन. तो वियना कन्वेंशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है, इसमें भी आया है, बहुत पहले भी आता रहा है. तो क्या होता है? लेट्स सी दैट. वियना कन्वेंशन इज अ कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन. बेसिकली वियना कन्वेंशन इज अ कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन. अब कॉन्सुलर रिलेशन कब आया था? ये 1963 में आया था. तो वियना कन्वेंशन केम इन 1963. सो रिगार्डिंग द वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन केम इन 1963, याद रखना है आपको. अब हुआ क्या? बेसिकली जब कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया गया तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगाया दैट दे हैव फ्लाउटेड द वियना कन्वेंशन. मतलब उन्होंने वियना कन्वेंशन को बाईपास किया है. अब वियना कन्वेंशन ऐसी क्या चीज़ बोलता है जिसको बाईपास किया है? वियना कन्वेंशन बोलता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जो दूसरी कंट्री में फंस गया है या है वहाँ पे परेशानी में है, तो वहाँ उसको कॉन्सुलर एक्सेस मिलनी चाहिए. कॉन्सुलर एक्सेस मतलब कॉन्सुल के साथ उसकी मीटिंग होनी जरूरी है. वो चीज़ पाकिस्तान ने उनको मुहैया नहीं कराई थी कुलभूषण जाधव को. सो ऑन दैट ग्राउंड इंडिया ने कहा है कि दे हैव फ्लाउटेड द वियना कन्वेंशन. अब वियना कन्वेंशन जैसे कि मैंने बताया कि 1963 का है, कॉन्सुलर रिलेशंस के ऊपर है. तो काउंसिल होता क्या है? हु इज़ अ काउंसिल? बेसिकली काउंसिल नॉर्मली ऑपरेट्स आउट ऑफ एन एम्बेसी इन अनदर कंट्री. आपकी अगर एम्बेसी कोई दूसरी कंट्री में है, जैसे मजार शरीफ अफगानिस्तान में इंडिया की एम्बेसी है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हमारी एम्बेसी है, तो वहाँ पे जो भी एम्बेसडर बैठेगा इंडिया की तरफ से वो काउंसिल कहलाएगा. अब वो काउंसिल 2 काम परफॉर्म करेगा. 2 फंक्शंस विल बी परफॉर्म्ड बाय हिम. फर्स्ट है प्रोटेक्टिंग इन द होस्ट कंट्री द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्रीमैन. जैसे इंडियन एम्बेसडर वहाँ बैठा है तो इंडियंस का जो भी इंटरेस्ट रहेगा वहाँ उस कंट्री में, होस्ट कंट्री में यानी कि पाकिस्तान में, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा. दूसरा क्या काम करेगा? वो दूसरा काम होगा फर्दरिंग द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज. मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच के कमर्शियल और इकोनॉमिक जो रिलेशंस है उनको मजबूत करने का काम करेगा. तो यहाँ पे ये दूसरा वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है, इसको याद रखिएगा. ओके, तो फर्दरिंग द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द 2 कंट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आपका हो गया 1963 का वियना कन्वेंशन, उसके काउंसुलर रिलेशंस के बारे में सारे फैक्ट्स. ओके, अब अपन दूसरी न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं. सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड एनजीटी ऑर्डर टू रीओपन द स्टरलाइट प्लांट. तो स्टरलाइट प्लांट के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं पहले. तो स्टरलाइट प्लांट जो बेसिकली कॉपर प्लांट है, और कॉपर प्लांट कहाँ पर चल रहा था? ये तमिलनाडु में चल रहा था, थुट्टुकुडी में जगह का नाम था. इसके ऊपर वहाँ पे बैन लगाया गया था. ओके, पहले इसकी वर्किंग पे बैन लगाया गया था. अब ये किसका प्लांट है? ये वेदांता ग्रुप का प्लांट है. एनजीटी ने रिसेंटली एक ऑर्डर दिया था जिसके थ्रू उनका वेदांता ग्रुप अपना दोबारा से काम स्टार्ट कर सकता है. दे कैन रीओपन द स्टरलाइट प्लांट. बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने इस ऑर्डर को रोक दिया है और उसमें स्टे लगा दिया. तो दिस इज द न्यूज़ दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर. ओके, तो स्टरलाइट प्लांट का जो फैक्ट्स मैंने बताया, कॉपर, थुट्टुकुडी, तमिलनाडु, ये सारे जरूर याद रखना. ये इनमें से कोई घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाएगा. ओके, तो अब अपन आगे की तरफ मूव करते हैं. पेज नंबर यहाँ पे नेशन पेज में आते हैं. तो आफ्टर पुणे यूनिवर्सिटी बैक्स आउट, भोपाल इज गोइंग टू होस्ट द हिस्ट्री कांग्रेस. तो यहाँ पे जो फैक्ट है वो ये है बेसिकली कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का 79वां सेशन होने वाला है. इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का 79वां सेशन होने वाला है. वो कहाँ होगा इस बार? वो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में होगा. बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में होगा. इसके पहले ये पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में होने वाला था. सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में होने वाला था, लेकिन वहाँ उन्होंने बैकआउट कर लिया. तो नाउ इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल। और ओनली टाइम्स दैट वी हैव नॉट हेल्ड द कांग्रेस सेशन इन द डेजिग्नेटेड प्लेस वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में 1942 में ये नहीं हुआ था, 1962 में और 1971 में 3 बार ये इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस नहीं हुआ है। बट नाउ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जो पुणे की है उसने पोस्टपोन कर दिया था इवेंट को, और इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल। तो ये फैक्ट ज़रूर याद रखेगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे कोई अगर फैक्ट है तो वो है यालहंका। तो यालहंका के ऊपर से ये यूएस का एक B-52 बॉम्बर फ्लाई करेगा। तो ये याद रखना कि ये फर्स्ट टाइम है जब B-52 लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, तो B-52 क्या है, लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। कहाँ का है, यूएसए का है। वो यालहंका के एयरफोर्स के बेस स्टेशन के ऊपर से उड़ेगा। तो यालहंका कहाँ पर, ये कई बार न्यूज़ में आया इस बार। तो यालहंका याद रखेगा आपके कर्नाटका में है। तो याद रखिएगा इट्स द एयरफोर्स स्टेशन विच इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। लेट्स कम टू द एडिटोरियल पेज। फर्स्ट इज डिस्कॉर्ड इन पुडुचेरी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलजी और सीएम जो पुडुचेरी में वहाँ पे भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो जहाँ जहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट्स बन गई हैं वैसी हर यूनियन टेरिटरी में एक डिस्प्यूट चल रहा है। तो जैसे कि हमारे दिल्ली का भी हमने कई बार केस देखा है, दूसरा पुडुचेरी में भी चलता रहता है। नो एडिटोरियल हाईलाइट्स दैट सच प्रॉब्लम्स आर ऑब्वियस कंसिक्वेंस ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। बिल्कुल सही बात है। तो मेजर रीज़न क्या है इस डिस्प्यूट का, वो है द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है कि आप प्रेसिडेंट के अंदर रहेंगे, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहेंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर, और उसके वो बात मान भी सकता है या फिर वो रेफर भी कर सकता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स हमेशा परेशान रहती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके पास कौन सी पावर है एग्जैक्टली, दे डोंट नो व्हाट पावर्स डू दे हैव। ओके, और बार बार ये जजमेंट जब आते हैं तब उनको अपनी पावर्स का पता चलता है और प्रॉब्लम्स का भी पता चलता है। ओके, नाउ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टेरिटरीज बिलोंग टू द प्रेसिडेंट हु रन्स इट विद द हेल्प ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। सेक्शन 44 लेकिन जो यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 का है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सेक्शन 44 ऑफ द यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सेक्शन 44 जो यूटी एक्ट 1963 का है, तो यहाँ पे दो फैक्ट मिल गए अपने को। एक तो सेक्शन 44 किसका है, यूटी एक्ट 1963 का है। उसमें क्या बोला जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वही चीज़ अभी रिसेंटली एक जजमेंट 2016 में जो जजमेंट आया था उसमें भी यही बोला गया कि बार बार आपको प्रेसिडेंट के पास नहीं जाना है, आपको कुछ चीज़ें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस भी करनी। और अब जो चीज़ देखी जा रही है वो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कितना पावर्स है। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली गवर्नमेंट का केस चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो चेक कर रहे हैं कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसके पास कितनी पावर है ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ओके, तो ये जजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। नाउ एलजी वाज कॉशन्ड, एलजी को ये कॉशन दिया गया था कि ऐसा अगर हॉस्टाइल एटीट्यूड रहेगा मिनिस्टर्स के अगेंस्ट तो जो वर्किंग है पूरे स्टेट की वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी। और हमको ये मेंटेन करना है कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स अच्छे से ऑटोनॉमी के साथ थोड़ा काम कर सके, तभी वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट के काम वो कर सकते हैं। ओके, नाउ द लीड एडिटोरियल इज नॉट विदाउट एन एक्सप्लेनेशन। नाउ ये जो आर्टिकल था ये है ऑन द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न जजेस व्हेन दे रिक्यूज देमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग एनी केस। ओके, रिक्यूज देमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग एनी केस मतलब कि अभी रिसेंटली बहुत सारे केस ऐसे आए थे जब हमने ये देखा कि जजेस ने बोला कि हम इस केस को नहीं सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल AK सीकरी ने नहीं सुना, उसके बाद 3 जजेस यहाँ पे अभी रिसेंटली 3 जजेस रिक्यूज देमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग अ पिटिशन चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ M नागेश्वर राव। तो M नागेश्वर राव जो कि इंटरिम डायरेक्टर थे CBI के, उनका जब केस आया तो वहाँ पे भी 3 जजेस ने बैकआउट कर लिया कि हम नहीं सुनेंगे। ना इस चीज़ के ऊपर कौन से प्रिंसिपल्स गवर्न करने चाहिए, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा है। क्या ये सही है या गलत है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा ये डिस्कशन है, वो अपन देख लेते हैं। एक और एग्जांपल दिया कि गुजरात हाई कोर्ट में 2 लोगों ने तो ये कह के केस छोड़ दिया कि मेरे सामने नहीं, मतलब नॉट बिफोर मी, जस्ट दे सेड दिस एंड उन्होंने रिक्यूज कर लिया खुद को। तो ऑथर हाईलाइटेड दिस दैट वो ओथ लेके आते हैं, दे टेक द ओथ कि वो जस्टिस देंगे, वो जस्टिस प्रिवेल कराएंगे और सबका सुनेंगे, बिना किसी फियर और फेवर के काम करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दे टेक दैट ओथ, और उसके बाद वो इस तरीके से बिना किसी रीज़न के ऐसा बैकआउट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट से दैट दे विल नॉट हियर द केस। ओके, और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि जब ऐसी चीज़ होती है, जब भी ऐसी चीज़ कोई घटना होती है कि केस से बैकआउट कर गए, तो क्या होता है कि पार्टीज़, इट अलाउज द पार्टीज़ टू चेरी पिक अ बेंच ऑफ देयर ओन चॉइस। तो जब चेरी पिकिंग होने लगती है तो फिर डिसीजन भी उनके पार्टीज़ के फेवर में आ जाता है। तो ये रीज़न है कि आपको बैकआउट नहीं करना चाहिए। इंस्टेड आपको जुडिशरी का जो प्रोटेक्टर आपको माना जाता है, जस्टिस का जो प्रोटेक्टर माना जाता है, आपको वो बन के रहना चाहिए ना। इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ बोली कि
देखो एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑथर ने ये भी बोला है कि जब तक आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, सपोज इफ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तब उस केस में आप खुद को रिक्यूज कर सकते हो। ओके, दैट इज अ वैलिड पॉइंट। इफ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट गोइंग ऑन, देन आप वहाँ से रिक्यूज कर सकते हो खुद को। बट सिर्फ ये बोल के कि आपके ऊपर कुछ फियर है, आपको कोई प्रेशर है, तो रियल डेंजर टेस्ट का नाम लिख दिया उन्होंने। कहा कि अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ रियल डेंजर टू द जजेस देमसेल्फ, जब तक कि एक रियल थ्रेट या रियल डेंजर जजेस को खुद नहीं होता है, या फिर कि उनका कुछ सेल्फ का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, तब तक वो खुद को रिक्यूज नहीं कर सकते। एंड दे शुड नॉट डू दैट। ओके, दे शुड नॉट रिक्यूज देमसेल्फ। ओके, एंड यही जुडिशरी का मेन काम है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी मतलब अनप्लीजेंट सर्कमस्टांसेस में भी जस्टिस देने का काम ही जुडिशरी का मेन काम है। तो वही चीज़ से अगर वो खुद को रिक्यूज कर लेंगे तो व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ जुडिशरी, व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये सारे पॉइंट्स ऑथर ने बोले। वेरी गुड एडिटोरियल। द कॉन्ट्रैक्चुअल फंक्शनरी, बेसिकली इसमें मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं आपको ओवरऑल समझा देता हूँ कि ये जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग जिसका लेबर का काम करते हैं, सैनिटेशन लेबर का काम करते हैं, उनके ऊपर ये आर्टिकल है कि उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि उनको पहले केवल प्राइवेट वाले कॉन्ट्रैक्ट में रखते थे, बट अब गवर्नमेंट वाले भी रखने लगे हैं। तो ये एग्जांपल उन्होंने रिलेट किया है, जैसे संविदा शिक्षक की भर्ती आती है तो संविदा शिक्षकों को बहुत कम सैलरी में भी उनको टीचर बना के रखा जाता है। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेबर के टाइप में सैनिटेशन वर्कर्स को भी रखा जाता है। प्लस उनको हाइजीनिक कंडीशंस नहीं मिलती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर मशीनरी नहीं दी जाती है। क्लीनिंग करने के लिए भी उनको मड होल्स और हाथ से ही अपना पूरा काम करना पड़ता है। ये भी दूसरी समस्या है। एक और क्रिटिसिज्म बेसिकली ये है कि आप उनको एक्सपेक्ट करते कोई एक्सपर्ट जैसा काम करे, और आपने किसी को भी, मतलब मोस्ट ऑफ द जो सैनिटेशन लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो SC ST कम्युनिटी से लाए जाते हैं, वहाँ से आते हैं। उसके बाद एक और जो पॉइंट ऑथर ने दिया वो ये दिया है कि अगर वो नॉन SC ST कम्युनिटी से भी आते हैं तो वो क्या करते हैं कि खुद की प्रॉक्सी लगा लेते हैं, मतलब खुद की प्रॉक्सी रख लेते हैं फ्रॉम एनी SC ST कम्युनिटी पीपल। ओके, तो ये बहुत बड़ा एक इशू है जो कि जिसको कि ठीक करना चाहिए, और इसमें जो ड्रॉबैक्स है उनको गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि उसको सुधारा जाए, उसको समझाया जाए। इंडियाज़ ऑप्शंस आफ्टर पुलवामा, तो पुलवामा अटैक के बाद इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस है उसके ऊपर ऑथर ने एक पूरा नोट लिखा है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। नाउ ऑथर सजेस्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस। पहला तो ये कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है दैट पाकिस्तान नीड्स टू स्टॉप इशूइंग डिनायल्स एंड स्टार्ट एक्टिंग ऑन जैश ए मोहम्मद। वो डिनाई करना बंद करे और जैश ए मोहम्मद के ऊपर एक्ट करना शुरू करे, क्योंकि अगर अपने बैकयार्ड में आप सांप पालोगे तो वो आपको भी डसेगा और पड़ोसी को भी डसेगा। तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, खुद उन्होंने टेरर फैलाया है और बाहर भी फैला रहे हैं। द सेकंड थिंग इज दैट ऑथर सजेस्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट शुड एड्रेस द इंटरनल डिसेंट एज वेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कश्मीर के अंदर का डिसेंट हमको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे घर में ही कलह रहेगी, हमारे घर में ही लड़ाई रहेगी, तो बाहर वाले उस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाएंगे, और हम जब वल्नरेबल रहते हैं तो मोस्ट ईजिली होता है हमको हिट करना। वही चीज़ पाकिस्तान कर रहा है, वही चीज़ चाइना कर रहा है इन द कश्मीर रीजन, क्योंकि वहाँ हम वल्नरेबल हैं, वहाँ पे लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते, वहाँ पे लोग हम पे क्रेडिबिलिटी हमारी स्टैब्लिश नहीं है। तो गवर्नमेंट को मेक श्योर करना है कि वहाँ पे वो क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करें। ओके, एग्जाम्पल उन्होंने देखिए 2013 तक केवल 6 लोकल कश्मीरी ने ज्वाइन किया था, बट अभी 200 से ज़्यादा का फिगर क्रॉस हो चुका है। तो ये दिखा रहा है कि और ज़्यादा लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो इस रेडिकलाइजेशन को रोकने की बात की गई है। थर्ड है इंप्रूविंग द इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो इंटेलिजेंस बहुत पुअर चल रहा है इंडिया का अभी भी, जैसे इसके बारे में भी हमने एक्ट नहीं किया, इंटेलिजेंस होते हुए भी हम एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारे पास कंप्लीट इंटेलिजेंस ही नहीं है। तो जो IB और ये सारी एजेंसीज हैं इनको और ज़्यादा नेटग्रिड और इन सब की मदद से और ज़्यादा काम करना चाहिए। देन टॉक टू चाइना डिस्क्रीटली टू गेट पाकिस्तान टू क्रैक डाउन ऑन द जैश। हमको चाइना से भी काफ़ी अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि वो प्रेशराइज करे, और अगर वो प्रेशराइज करेगा तो कहीं ना कहीं ज़रूर क्रैक डाउन करेगा ऑन द जैश ए मोहम्मद। देन इंडिया कुड ऑल्सो यूज़ द मिलिट्री ऑप्शन। एक ऑप्शन मिलिट्री का भी रखा है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए, एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर यूजिंग द मिलिट्री ऑप्शन। तो ऑथर ने कहा है कि हम मिलिट्री ऑप्शन कर सकते हैं, बट व्हेन वी आर यूजिंग द मिलिट्री ऑप्शंस वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बताई कि क्या क्या हमारे पास तरीके हैं जिनके थ्रू हम पाकिस्तान को टैकल कर सकते हैं। ओके, नाउ प्रोब ऑन ट्रेस सोर्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स। बेसिकली यहाँ पे NSG के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये प्रोब चल रही है कि कहाँ से वो एक्सप्लोजिव्स आए, जितना सारा IDS उस व्यक्ति के पास कहाँ से आया। तो यहाँ पे मैं आपको NSG के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। बेसिकली NSG इज़ एन इंडियन स्पेशल फोर्स यूनिट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो पहली चीज़ तो है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ओके, इट वॉज रेज्ड इन 1984। कब रेज हुआ था? 1984
में रेज हुआ था फॉलोइंग ऑपरेशन ब्लू स्टार। ओके, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये आया था 1984 में, एंड इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हुआ था 1984 में, उसके बाद ही आया था फॉर कॉम्बैटिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट द इंटरनल डिस्टर्बेंस एज वेल। तो ये बेसिकली टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए और स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस इसको बनाया गया था। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, याद रखिएगा, स्पेशल फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कब बना था? 1984 में, आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी जो मैंने बताया उसको याद है ना आपको, कॉन्सुलर रिलेशन 1963, ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है ना, और वो आपको जानना भी ज़रूरी है, याद भी रखना है। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम्स। आगे की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे इम्पोजिंग एन इमरजेंसी, बेसिकली ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बताया गया कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैक्सिको के साथ वो क्यों बनाएंगे। उन्होंने रीज़न दिया था कि वहाँ से इलीगल ड्रग्स का सप्लाई होता है, इलीगल ट्रेड होता है, इलीगल माइग्रेशन होता है ना। अब क्या है, उसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक आइडिया दिया कि हम एक वॉल बना लेते हैं, बड़ी ऊंची सी लंबी सी एक वॉल बनाएंगे, और जिसके बाद उसको क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए उनको 5 से 6 बिलियन डॉलर का ज़रूरत थी, जिसको कि देने से मना कर दिया वहाँ की पार्लियामेंट ने, कांग्रेस ने वहाँ के मना कर दिया वो पेमेंट करने से। तो उस कारण से वो पैसा निकलवाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई है। ओके, इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, मतलब कि क्या प्रिवेंट करने के लिए इमरजेंसी लगाई है? इलीगल ट्रेड, इलीगल ड्रग्स और जो इलीगल माइग्रेशन उसको रोकने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी है। उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। मैक्सिको वॉल ज़रूर याद रखिएगा। बाकी इसमें जो फैक्ट दिए हैं कि किस प्रेसिडेंट के रूल में कितने बार इमरजेंसी लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अपने को जानना ज़रूरी नहीं है, बट अभी याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों इमरजेंसी लगाई वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। Now let's move to the next news item. सीमेंट मेकर्स हैप्पी एज MFN स्टेटस टू पाकिस्तान विड्रॉन। अब MFN स्टेटस मैंने आपको बताया कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेज नहीं देता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अंदर आपको ऑलरेडी MFN स्टेशन, मतलब एक को अगर आपने जो नियम रखे हैं दूसरे कंट्रीज़ के लिए वही नियम आपको रखने पड़ते हैं। ओके, लेकिन इसमें एक फैक्ट ये है कि इंडिया को क्या पाकिस्तान ने MFN स्टेटस दिया है? तो आपको याद रखना है कि नहीं दिया है। पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया है, इंडिया ने 1996 में दे दिया था। याद रखना, ईयर भी याद रखना, 1996 में इंडिया ने MFN स्टेटस दिया था किसको? पाकिस्तान को। अब यहाँ पे क्या होता है, MFN स्टेटस हटाने से कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। लेकिन इंडिया ने इसके साथ एक और चीज़ की थी, उन्होंने 200% की ड्यूटी लगा दी थी ऑन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, तो 200% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। जैसे ही MFN स्टेटस हटता है तो कोई भी कंट्री क्या है, अलग से एक्सेस इम्पोज कर सकती है, ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इन सबको इम्पोज कर सकती है। तो पाकिस्तान के सीमेंट से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सीमेंट आता है, पाकिस्तान के थ्रू हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सीमेंट आता है। अब उसके ऊपर हमने 200% की ड्यूटी लगा दी। जैसे ही वो ड्यूटी लगी तो क्या हुआ, जो प्राइस एडवांटेज पाकिस्तान को मिल रहा था, जिसके कारण वो बेच पा रहे थे अपना सीमेंट हमारी कंट्री में, वो एडवांटेज हट गया। अब वहाँ का सीमेंट यहाँ पे महंगा दिखेगा। जब यहाँ पे सीमेंट महंगा दिखेगा तो जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं सीमेंट के, उनका सीमेंट इंडिया में ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगा बजाय पाकिस्तान का। तो ये प्रोसेस होती है, इसलिए इम्पोज किया जाता है ये इम्पोर्ट ड्यूटी। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर लगाया, जिसके कारण वहाँ का जो प्राइस एडवांटेज था वो घट गया। और अब इंडिया के जो सीमेंट प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे यहाँ कैपेसिटी थी लेकिन बेच नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द प्राइस डिसएडवांटेज, तो अब वो एक तरीके से मेक इन इंडिया का कंसेप्ट फिर से उभर के सामने आ गया। Now what is this रेट कट ट्रांसमिशन? शक्तिकांता दास विल होल्ड मीटिंग। तो रेट कट ट्रांसमिशन मैंने पहले ही बताया था आपको कि क्या होता है, जब इन्फ्लेशन से ज़्यादा लड़ना होता है तो बैंक्स क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है RBI। रेपो रेट बढ़ाने के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन अगर रेपो रेट बढ़ाने के बाद बाकी के बैंक्स ने अपना रेट बढ़ा दिया इंटरेस्ट का, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन कम होने की संभावना रहती है, क्योंकि लोग लोन कम लेते हैं और मनी जो लोकल लोगों के हाथ में रहती है वो घट जाती है। सेम चीज़ होना चाहिए जब रेपो रेट डिक्रीज़ करे। RBI अगर रेपो रेट डिक्रीज़ कर रही है तो वो ये एक्सपेक्ट करके डिक्रीज़ करती है कि हमारे डिक्रीज़ करने के बाद बाकी के बैंक्स भी डिक्रीज़ करेंगे। अगर के बैंक्स डिक्रीज़ नहीं करते हैं तो फिर RBI के रेपो रेट को इंक्रीज़ करने का कोई मतलब नहीं पड़ता है इन्फ्लेशन। तो वही होता है रेट कट ट्रांसमिशन, मतलब कि अगर RBI ने कोई चीज़ रेट कट की है, का ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रहा है, मतलब कि बाकी के बैंक्स उसको किस तरीके से ले रहे हैं, क्या वो उसके प्रोपोर्शनल रेट को घटा रहे हैं या नहीं घटा रहे हैं। तो बेसिकली उसी के लिए मीटिंग होने वाली है। दिस इज़ व्हाट रेट कट ट्रांसमिशन इज नोन एज। तो ये आपको बताना ज़रूरी था, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। सीमेंट मेकर्स हैप्पी एज MFN स्टेटस टू पाकिस्तान विड्रॉन। अब MFN स्टेटस मैंने आपको बताया कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेज नहीं देता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अंदर आपको ऑलरेडी MFN स्टेटस बनाया गया था।
अब अपन यहाँ आगे की तरफ मूव करते हैं। बार्सिलोना का मैच आने वाला है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यारा मैच होने वाला है ना। फर्स्ट प्राइवेट लूनार मिशन सेट फॉर लॉन्च। अब ये इजरायली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बोला है जिसने कि फर्स्ट प्राइवेट लूनार मिशन विल बी सेट फॉर लॉन्च। तो ये पहला प्राइवेट लूनार मिशन होगा जो कि लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम याद रखिएगा, बेयरशीट या जेनेसिस। द नेम ऑफ दिस प्राइवेट लूनार मिशन विल बी बेयरशीट और जेनेसिस। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। एंड ये याद रखना, इजरायली नॉन प्रॉफिट है। फर्स्ट प्राइवेट लूनार मिशन इज सेट फॉर लॉन्च। नाम है बेयरशीट या फिर जेनेसिस, दिस इज द नेम। अब जापान की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है स्टेम सेल ट्रायल टू ट्रीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को ट्रीट करने के लिए स्टेम सेल के ट्रायल्स को अप्रूव किस कंट्री ने किया है? जापान ने ट्रीट किया है, जापान ने एग्री किया है। ये फैक्ट बस याद रखिए कि जापान हैज़ अप्रूव्ड द स्टेम सेल रिसर्च ट्रायल्स टू ट्रीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। किस कंट्री ने किया है? जापान ने किया है। राडार टू प्रिडिक्ट गोरिल्ला रेन्स इन टोक्यो। ओके, तो गोरिल्ला रेन्स क्या होती है बेसिकली वो बता दूं आपको। गोरिल्ला रेन स्टॉर्म इज अ जापानीज एक्सप्रेशन। याद रखना ये जापानीज एक्सप्रेशन ही है, जापान में ही यूज़ होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गोरिल्ला रेन स्टॉर्म क्या होता है या किस कंट्री में होता है, तो जापान में होता है। एंड इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ शॉर्ट लोकलाइज्ड डाउनपोर ऑफ ओवर 100 mm ऑफ रेन पर आवर। ओके, याद रखिएगा, लोकलाइज्ड डाउनपोर ऑफ ओवर 100 mm ऑफ रेन पर आवर कॉज्ड बाय क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ओके, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा कि गोरिल्ला रेनस्टॉर्म कहाँ होता है? जापानीज एक्सप्रेशन है, जापान में होता है। लोकलाइज्ड डाउनपोर जब 100 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाता है बाय द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, तब इसको कहते हैं गोरिल्ला रेनफॉल। ओके, अब एक लास्ट न्यूज़ है, अल्जाइमर। व्हाट इज अल्जाइमर? बस सिंपल अल्जाइमर के बारे में बता देता हूँ। अल्जाइमर इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज दैट डिस्ट्रॉयज द मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शंस। याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव डिसीज जो कि आपके मेमोरी और मेंटल फंक्शंस को डिक्रीज कर देती है, वो कहलाती है अल्जाइमर। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। एंड थोड़ा नॉइज़ प्रॉब्लम थी बट आई होप कि आप एडजस्ट कर लेंगे। एंड हमारी पब्लिक को हमने पहले बोला कि बहुत प्यारी है हमारी ऑडियंस। एंड वी लव यू अ लॉट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।